पॉपुलर ऑथर हैं सत्य व्यास, उन्होंने एक सवाल आपके लिए पूछा है। हाँ। उन्होंने कहा है कि उनसे पूछिएगा क्या किसी अच्छी किताब पर फिल्म बनाना चाहेंगे? बिल्कुल बनाना चाहूँगा, जी 100% बनाना चाहूँगा। मैं इसमें जोड़ देता हूँ, क्या अच्छी कहानी के लिए आप किताबों के संपर्क में भी आते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल आते हैं। मतलब अब अगर आप मेरे से सच पूछिए तो कई बार अब तो चलिए किताबों पे फिल्म है, पर अगर आप हिंदी लिटरेचर उठा के देखिए, बहुत सारे ऐसे किरदार हैं आपको हमारी कहानियों में ही उनकी झलक दिख जाएगी, और नोइंगली अननोइंगली आप कहीं ना कहीं अपने लिटरेचर में से कुछ ना कुछ उठा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो किताबें ही हैं जिनसे कहानियाँ निकलेंगी। एक राष्ट्रीय सिंधी विकास परिषद भारत सरकार की संस्था है, उनके डायरेक्टर रवि प्रकाश टेकचंदानी ने एक सवाल भेजा है जी। कि कभी सिंधी समाज के नायकों पर फिल्म बनाएंगे आप? मेरे को बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि हाँ, मैं सिंधी हूँ पर मुझे सिंधी बोलनी नहीं आती, समझ पूरी आती। मैं अपनी दादी के साथ बात करता था और वो मुझ पे बहुत हंसती थी, तब मैं बहुत छोटा था, मुझे समझ नहीं आता था क्यों हंस रही हैं। वो मुझे बाद में समझ आया कि मैं गलत सिंधी बोल रहा था, तब हंस रही हैं। अच्छा। तो बट हाँ, कल अगर ऐसा मौका मिला तो मैं बिल्कुल चाहूँगा, अगर कोई ऐसी कहानी आई तो मैं बिल्कुल बनाना चाहूँगा, मैं उसका हिस्सा बनना चाहूँगा। सर, माय नेम इज़ भरत जेठवानी। मैं भी एक सिंधी गाय हूँ। मेरा सवाल ये है आपसे कि सीक्वल मतलब कब बनती हैं? जब एक मूवी हिट हो जाती है तब सीक्वल बनाया जाता है, या फिर सच में एक कहानी होती है तब सीक्वल बना जाता है? जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि आपने तनु वेड्स मैनू का नाम लिया था अभी थोड़ी देर पहले, कि आपके पास कोई मतलब माइंड में नहीं था कि इसका सीक्वल भी बनाया जाएगा, तो मतलब ये हिट हो गई तभी आपने सीक्वल बनाया। जैसे ज़ीरो इतनी नहीं चल पाई अनफॉर्चुनेटली जी। तो शायद वो चल जाती तो शायद आप इसका भी सीक्वल सोचते। तो मतलब क्या आप कहना चाहेंगे इसमें? हाँ, मैं अगर मेरे से ऑनेस्टली पूछो, बेसिकली जो बात मुझे इस वक्त आपके सवाल के बाद समझ में आ रही है वो ये कि जब आपके, और आपको वो पता नहीं होता, जब आपके किरदार आपकी कहानी से थोड़े बड़े हो जाएं तो उसमें एक गुंजाइश आ जाती है सीक्वल की या फ्रेंचाइज की, ऐसा मुझे लगता है। आपको भी नहीं पता होता ये किरदार कहाँ रुकेंगे जाके। आपकी कहानी तो सुना देते हैं बट उसके बावजूद वो किरदार आपकी कहानी से थोड़े बड़े नज़र आ रहे होते हैं, तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड होने की गुंजाइश होती है कि अगर आपको तनु इतनी भा गई और मनु इतना भा गया तो आप यू डोंट माइंड कि एक तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में दत्तों के साथ आप उनको देखना चाहें। कोई भी इवन अ फ्रेंचाइज जिस तरह से हमारी यहाँ पे फिल्में बनती हैं, मेरे को ये समझ आ रहा है जब किरदार कहानी से बड़ा रूप ले लें तो वो ये गुंजाइश दे देते हैं। मुझे सर ये जानना है कि आई वॉन्ट टू बी योर एक्टर। उस दिन मैंने ये सपना, एक होती ना विश की थी कि मैं आपके फिल्म में एज एन मेन एक्टर काम कर पाऊँ, इतनी कैपेबल हो जाऊँ। तो आई वॉन्ट टू नो कि क्या वो डिज़र्व करना पड़ेगा, हाउ टू बी कैपेबल ऑफ दैट थिंग कि मैं आपकी एक्टर बन पाऊँ। तुम कैपेबल हो, ये ज़रूरी नहीं है कि कल अगर मैं कोई चीज़ देखने से चूक जाऊँ तो उससे आपकी कैपेबिलिटी कम होती है। सो वन थिंग इज़ श्योर कि जो तुम लाइफ में करना चाह रही हो उसके लिए तुम किसी भी आनंद राय पे डिपेंडेंट नहीं हो। मैं एक डायरेक्टर हूँ, आप एक एक्टर हैं। एक एक्टर जो है वो डायरेक्टर की भी ज़रूरत होता है। सो लेट्स मेक इट अ पॉइंट कि हम लोग जब किसी को कास्ट करते हैं या कोई कहानी मेरे पास आती है, हम लोग कभी भी किसी पे एहसान नहीं कर रहे होते हैं कि मुझे सो आप अपनी मेहनत करते रहिए, आपके हिस्से का आपको मिलेगा, और मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैं अपना एक्टर ढूंढता रहूँगा। एक्चुअली मुझे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना था। जैसे हमारे गांव में थिएटर्स भी नहीं था तो हमारे टीवी में आते थे मूवीज़, चैनल कुछ भी, तो वो सारी मूवीज़ अच्छी लगती थी। वो नेचर आज भी हमारे अंदर है कि हमको सारी मूवीज़ अच्छी लगती है। अब मैं किसी को जज नहीं करता। तो एक्चुअली जब मैं मुंबई आया तो यहाँ पर जैसे हम किसी प्रोडक्शन हाउस में जाए या कहीं भी जाएँ तो वहाँ पर हमको एंटरटेन नहीं करते। ओके, तो आपके पास पहुँचने का सही तरीका क्या है? जैसे हम मेल करते हैं
हम आपको बस, व्हाट्सअप करते उनको हैं, तो जवाब आप देने एक खाली दीजिए। लॉजिकल तरीका बता दें, जो आइडियाज़ है, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है, वो हम कैसे आप तक रीच आउट करें, तो हम सबको यहाँ बहुत सारे लोगों को उसमें हेल्प हो जाएगा और बेसिकली हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, नो डाउट। बाकी इसके लिए थैंक यू वेरी मच। यार मेरा बस चले तो मैं सबसे मिल लूँ और मैं बहुत सारी फिल्में बना लूँ, मैं सबके साथ काम कर लूँ, मेरा ही मन है। पर प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है और मैं बिल्कुल मानता हूँ ये तकलीफ़ आप लोगों की कि हम कैसे पहुँचें। सच्ची मायने में मेरे पास इसका जवाब नहीं है। बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ कि एक ईमेल आईडी है, वहाँ पे आप भेज दीजिए, मेरे पास एक टीम है, वो शॉर्टलिस्ट करके मेरे को दिखा देगी और मैं आपसे मिल लूँगा, ये मैं बोल सकता हूँ और मेरे ख्याल से यही आप सुनते हैं। पर मैं इसके जवाब में एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, शायद वो बात इंस्पायर कर ले। तो जैसा कि मैंने बताया कि घर था, ऑफिस नहीं था, छोटे छोटे कैफेटेरिया थे, पूरा दिन काटना होता था, एक कहानी थी, प्रोड्यूसर की तलाश थी, स्टूडियो एंटरटेन नहीं कर रहा था। हम इस शहर के बहुत सारे स्टूडियोज़ घूम चुके थे, पर जब हम वो कहानी लेके जाते थे, वहाँ सुनाते थे, अपने हिस्से का उनसे ज्ञान लेके, जिसका मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होना था, वो सुन के हम निकलते थे। हम एक अच्छी सी जगह ढूंढते थे जहाँ हम दोनों खाना खाते थे और हमारा दिन पूरा हो जाता था। एक रिजेक्शन कंप्लीट, फिर अगले दिन एक और रिजेक्शन। तो ऐसे करते करते स्टूडियो भी ख़त्म हो गए और प्रोड्यूसर्स भी ख़त्म हो गए। तो मेरे भाई, वो जो फिल्म हम सुना सुना के रिजेक्ट हो रहे थे, वो थी तनु एड्स मनु। वो बन गई, आज मैं आपके सामने उसी की वजह से बैठा हुआ। सो किसी दिन कोई एक ईमेल करेक्ट जगह लग जाएगा तुम्हारा यार। थैंक यू सर। रांझना के बारे में पूछना चाहूँगा कि आपने लीड में धनुष सर को कास्ट किया, जो कि एक नॉन हिंदी स्पीकिंग एक्टर हैं, एंड तो वो कैसे आपके दिमाग में ये आया कि मुझसे पहले आपकी मुलाकात हुई थी, या बस यही क्वेश्चन है सर? इसमें थोड़ा सा मैं भी जोड़ देता हूँ सर। धनुष को आपने हिंदी में लॉन्च किया जी, और धनुष के साथ अब आपकी तीसरी फिल्म आ रही है। जी। तो ये जो केमिस्ट्री आपने डेवलप की धनुष के साथ, उस पर भी थोड़ा आप बताइएगा। मैं टीवी करता था और 2001 में मेरे को लगा कि मुझे फिल्म बनानी चाहिए, और उसकी वजह ये थी कि टीवी मुझे बहुत आसानी से पैसे दे रहा था और मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो 2001 में मैंने ये तय किया कि नहीं, मैं ये आसानी वाला पैसा नहीं लूँगा और मैं फिल्म। तो 2001 में मेरे को लगा कि 2-3 साल की मेहनत के बाद 2004-2005 में फिल्म बना लूँगा, और टीवी से उतना पैसा इकट्ठा हो गया था कि 3 साल आसानी से कट जाएंगे। नई गाड़ी नहीं आएगी, घर नहीं होगा, बेसिक सामान है मेरे पास, अपना ध्यान रख लूँगा। पर वो स्ट्रगल चल गई 3 साल की जगह 10 साल, और 2011 तक वो स्ट्रगल चली। तो इतने सालों बाद जो प्यार हासिल हुआ 2011 में, उसने ना वो वाला कॉन्फिडेंस दिया जिसको मैं बोलता हूँ कि एक छोटी सी दादागिरी आ गई मेरे अंदर। मैंने कहा अब तो मैं बनाऊँगा फिल्म। तो मेरे से पूछा गया कि कौन सी वाली फिल्म जिससे पैसा, मैंने कहा पैसा तो मुझे चाहिए नहीं ज़्यादा, मुझे मौज चाहिए, मौज और मजा। हम तो थोड़े में ही खुश हैं। तो रांझना जैसी कहानी सुनाने का मन कि एक बार ये ज़िंदगी जी लेते हैं, देख लेते हैं कैसे दिखते हैं, अगर नहीं समझ आया तो वापस से रोम कॉम वाले डायरेक्टर बन जाएंगे। अरे ये तो अच्छी बनाता है, तनु एड्स मनु से नहीं बनाई थी, ये वाले सुर में चले जाएंगे। उस वक्त जब निकला तो मैं उस वक्त सर एक एक्टर ढूंढ रहा था जो होता है ना कि आप मेरे को ये फितूर आ गया था कि यार एक ऐसा एक्टर चाहिए जो भीड़ में गुम होने की ताकत रखे, एक ऐसा एक्टर जो अपने आप को, उसको लगे हाँ 100 लोगों में ना मुझे नहीं दिखना, तो वो कैसे होगा। मुझे उतनी ऑर्डिनरीनेस चाहिए थी। और ऐसा नहीं है कि उस वक्त बॉलीवुड में अच्छे एक्टर्स नहीं थे, बट कहीं ना कहीं वो जो
ये वाला थॉट था ना, वो मैच नहीं हो रहा था। सबके अंदर वो भीड़ में भी अलग दिखना चाह रहे थे, और जो मैं सुनाना चाह रहा था उसके साथ मैच नहीं हो रहा था। तो मैंने वही बोला ना कि नई नई दादागिरी मिली थी, मैंने कहा, और वो मुझे लगा कि इस एक्टर में, क्योंकि मैं उसको देख के बोलता था अरे ऐसा एक्टर चाहिए, ऐसा एक्टर चाहिए, ऐसा एक्टर चाहिए। फिर फाइनली मुझे लगा ऐसा एक्टर क्यों बोल रहा हूँ, यही क्यों नहीं बोल रहा हूँ। तो खैर उस वक्त ये नहीं बोलूँगा कि जवानी थी, ऐसा कुछ नहीं था, तब उम्रदार था मैं, बट मुझे ये लगा कि यही मौका है, अपने दिल की पूरी कर ले। मैं बताऊँ सबसे अच्छी बात, मुझे ना फेलियर से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने बहुत फेलियर देख लिए थे। वो 10 साल की स्ट्रगल ने ना मुझे इतना मजबूत कर दिया था, और स्माइल नहीं जाने दी थी। तो रांझना ना उसका नतीजा है कि मेरा ना अंदर से डर खत्म हो चुका था। तो शायद मैं इस वजह से अपना एक्टर चुन पाया, और शायद वही एक वजह है कि आज मैं उसके साथ तीसरी फिल्म भी सुना। वो रिश्ता एक डायरेक्टर और एक्टर का शुरू हुआ, पर बहुत जल्दी वो एक छोटा भाई और बाद में एक बेटे जैसा रूप ले लिया उसने। तो क्या मैं ये मानूं कि जो आप कहानियां जिस तरह साधारण कहानियों से असाधारण प्रभाव पैदा करते हैं, उसी थॉट में धनुष भी फिट हो रहा था कि एक साधारण रंग रूप से आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट देना चाह रहे थे दर्शकों को? बिकॉज वो इतना टैलेंटेड एक्टर है कि उसके साथ मैं सिर्फ 10 मिनट बैठा था और उसने ये बात समझ ली थी कि ये कहानी मैं क्यों सुनाना चाह रहा हूँ, और वो बात उसे भी समझ में आ गई थी कि उससे बेहतर एक्टर इस कहानी के लिए नहीं है। अच्छा। उसको बहुत जल्दी, वो बहुत बहुत इंटेलिजेंट एक्टर है, उन्हें फ्रैक्शन में समझ में आता है कि इस कहानी की वजह क्या है, जो कि बहुत ज़रूरी है। सिर्फ किरदार नहीं समझते, वो कहानी भी समझते हैं। मेरा नाम हेतल पुनीवाला है। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे तो मेन लीड कैरेक्टर्स करने हैं, मुझे नहीं करने हैं वो मेन लीड कैरेक्टर्स, अगर मिल जाएगा तो ऊपर वाले की देन है। लेकिन जो उसके नीचे वाले जो कैरेक्टर्स है, उस कैरेक्टर में मैं हमेशा से देखता आया हूँ कि वही एक ही प्रकार के सारे कैरेक्टर्स उसमें दिखते रहते हैं हर बार, जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, मेन लीड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो सेकेंडरी कैरेक्टर्स में मुझे अगर जाना हो तो कैसे मैं वहाँ पहुँचूँ? तो मेरे हिसाब से शायद आपने गलत डायरेक्टर से ये सवाल कर लिया, क्योंकि मैंने अपनी कहानियों को, जिनको आप सेकेंडरी कैरेक्टर्स बोल रहे हैं, उनके कंधों पर रख के फिल्में सुनाई हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में दीपक डोबरियाल नहीं होता, या मेरे इसमें ज़ीशान अयूब नहीं होता, या सौरा भास्कर नहीं होती, मैं अपनी कहानियों को उस तरीके से सुना पाता। मेरे लिए एक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है भाई। तो कहानी में सिर्फ मेन लीड नहीं होते, बाकी एक्टर्स भी होते हैं। वो मेरे लिए कभी भी सिर्फ फिलर्स नहीं होते, उनके बिना कहानियाँ नहीं पूरी होती मेरी।